बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 केमिस्ट्री का कल पेपर हुआ था। ऑब्जेक्टिव मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे सब्जेक्ट के बारे में कहा था वीडियो बना दूं, तो वो मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन वीडियो बनाने से पहले आप लोग, बहुत से लोग मुझे उर्दू के बारे में कह रहे थे, तो आप लोगों के लिए उर्दू के पेपर के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये मैं पेपर सॉल्व करवा लूँ, उसके बाद वो आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। थोड़ा ये वीडियो भी तो देखें ना। अच्छा चलें, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने किया भी था प्रिपरेशन की वीडियो में, आपको याद होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को n कहते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने कैपिटल N फाइंड आउट करना है। तो ये इन दोनों पार्ट्स में होगा, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन है तो n को 1 पुट कर देंगे, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर यही आएगा। और पार्ट बी जो है, ये पार्ट ए का हो गया। पार्ट बी में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन इन 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यही फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.5 नाउ, 0.5 टाइम्स द एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.022 10^23। तो इस नंबर को जस्ट 0.5 से मल्टीप्लाई करें, इसका हाफ करते हैं आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आप कर लेंगे, आई एम श्योर। दिस इज 0.5 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10^23, तो ये 3.011 टाइम्स 10^23 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन में है वो है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 1 ए पीरियड 7। तो वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ग्रुप नंबर बताता है। और जो पीरियड नंबर ये बताता है कितने शेल्स हैं। तो पीरियड नंबर 7 का मतलब है 7 शेल्स हैं। तो 7 शेल्स हैं, तो इसका मतलब है आप लिखेंगे 7। और चूंकि ग्रुप नंबर 1 ए है, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप लिखेंगे S1, तो 7S1 हो जाएगा पहले का। इसी तरह दूसरे में है ग्रुप नंबर 5 ए है, पीरियड नंबर 3 है, तो पीरियड नंबर 3 का मतलब आप लिखेंगे 3 यहाँ पर। और चूंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो S में 2 आ जाएंगे और 3 के P में बाकी 3 आएंगे। 3S2 3P 3 आ जाएगा B का। और C है ग्रुप 4 ए, पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 का मतलब है आप 2 लिखेंगे, 2S में 2 आ जाएंगे और 2P में 2 आ जाएंगे। 4 पूरे हो गए और 2 शेल भी 2 हो गए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलेकुलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इनके मैसेज कैलकुलेट करने हैं, आसान से हैं बहुत। और ये भी मैंने आपको बताया था कल, स्पेशली जो वीडियो बनाई थी उसमें। ये मैसेज वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, आसान सा है। तो पहला है जी C2H5OH, सॉरी। तो ए है जी C2H5OH। तो 2 कार्बन के हैं तो 2 टाइम्स 12 कर देंगे, प्लस 5 है तो 5 टाइम्स 1.008 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का है 16 कर देंगे, और प्लस 1.008 एक दफ़ा और सबको ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास मैथ आ रहा है जी 46.048 AMU लिखते हैं यूनिट इसके साथ। उसके बाद है C6H12O6, शुगर का कंपाउंड है C6H12O6। तो 6 कार्बन है तो 12 टाइम्स 6 हो गया, प्लस 12 टाइम्स 1.008 हो गया, और प्लस 6 टाइम्स 16 हो गया। इन सबको भी कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ। तो ये बन रहा है जी 180.1, तकरीबन 180.1 AMU, 180.10 है। और नेक्स्ट है SO2। तो SO2 भी आसान है, सल्फर का लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन है 16, 16 टाइम्स 2, तो 16 टाइम्स 2 इज 32, 32 में 32 ऐड करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो ये हो गया जी ये वाला पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद है इसका ऑल्टरनेट था, पिक एंड सेपरेट दोज फॉलोइंग डुप्लेट रूल फ्रॉम दोज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। अच्छा, कौन से डुप्लेट वाले हैं, कौन से ऑक्टेट वाले हैं। तो डुप्लेट वाला तो एक आई थिंक हाइड्रोजन ही होगा, बाकी नहीं और भी हो सकते हैं। 1 मिनट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्टेट, तो ऑक्टेट है। और यहाँ डुप्लेट बना लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्टेट में आ गया, हाइड्रोजन डुप्लेट में आ गया। नेक्स्ट है जी लिथियम भी डुप्लेट में आएगा, लूज करेगा। नाइट्रोजन ऑक्टेट में आएगा। बेरिलियम
तो नेक्स्ट होगा लिथियम। अच्छा, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, सॉरी। तो ऑक्सीजन ऑक्टेट है और हाइड्रोजन डुप्लेट है, लिथियम भी डुप्लेट है और बेरिलियम भी डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो ये इस तरह क्लासिफिकेशन इसकी आपने कर दी थी। नेक्स्ट है नंबर 3, ए लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो ये भी आपको याद होगा, मैंने आइसोटोप्स के बिना बताया था कि इसके डायग्नोस्टिक के भी यूजेस हैं। आयोडीन 131 का है वहाँ पे, थायराइड के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है वो। और कार्बन डेटिंग वाला आप यूज इसके साथ लिख सकते थे, या जो ब्रेन के ट्यूमर्स को किल करने वाला आइसोटोप है उसका लिख सकते थे। उसके बाद इसके साथ था इनलिस्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी Ni3। बोर ने ये कहा था कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ इट्स एनर्जी लेवल्स, जिनको ऑर्बिट्स कहा था, और एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स वन एनर्जी ऑर्बिट्स, एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है। उसके बाद जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, और जब एनर्जी हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी वो रिलीज करता है। तो ये आसान है, तीनों लिखने की जरूरत भी नहीं है। नंबर 4 है व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, हाउ इट वेरीज अक्रॉस ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये एवरेज डिस्टेंस था। ये भी हमने उस वीडियो में आपको याद होगा डिस्कस किया था। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है। और चूंकि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो पहले वैलेंस शेल जो है वो करीब होता है, उसके बाद वो दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो ये स्मॉलर होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होने की वजह से ये डिक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद है जी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर HCN, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रह गया था वीडियो में मेरे से, जो याद नहीं रहा। HCN में C दरमियान में होता है, ये कार्बन है, इसके एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन का एटम होता है, वो इसके साथ शेयरिंग करता है, और दूसरी तरफ इसके नाइट्रोजन का एटम होता है, वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा होता है। तो शेयरिंग कैसे होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है नाइट्रोजन के साथ। 3 इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिए। अब वो जो नाइट्रोजन वाले 2 और हैं वो भी यहाँ पे आपने शो करने हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। तो ये HCN का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है जी HCN, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ये आ गया जी मैस। और यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैस आ गया जी 40 ग्राम्स डिजॉल्व इन 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब। और यकीनन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है जी, मोलैरिटी होता है जी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है हमें गिवन, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वी नो मैस ओवर मोलर मैस होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लें, फिर इधर पुट कर लें। तो मैस तो है 40 ग्राम्स, तो नंबर उसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो है, फार्मूला पहले लिख देते हैं कैपिटल M के लिए, NH2 CONH2। मतलब ये जो NH2 है ये 2 दफ़ा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CO, उसके बाद NH2 होल ट्वाइस लिख सकता हूँ। इस तरह आसानी होगी इसको फाइंड आउट करने में भी। तो CO कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का साथ 16 हो गया, और अंदर जो ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो N हो गया नाइट्रोजन 28 प्लस 2 इंटू 1.008, और इस सब को हम कैलकुलेटर पे लिख के देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ रहा है जी 60.06। इसका मोलर मास आ रहा है 60.06। तो अब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मास गिवन था हमारे पास 40 ग्राम्स, उसको 60.06 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो डिवाइड करता हूँ जी, 40 को डिवाइड किया मैंने 60.06 से, तो आई गेट 0.67 लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे 0.67। अब आगे जो ओरिजिनल फार्मूला था मोलैरिटी का, वो था N/V। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने करना है N विच इज 0.67 ओवर द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब।
विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, कितना गिवन है 0.5, तो इसको मैं 0.5 से डिवाइड कर दूंगा, 0.5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0.5, तो आई गेट 1.33, तो मोलैरिटी इसकी आ रही है 1.33 ग्राम पर मोल। याद रखना यूनिट भी साथ लिखना था। अच्छा जी, इसके साथ नेक्स्ट चॉइस वाला क्वेश्चन है, यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन एमजी एंड ओ। तो आसान है, एमजी के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एमजी के वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एक एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एमजी अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के एटम को दे देगा। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसमें एमजी के ऊपर चार्ज आएगा जी, एमजी के ऊपर आएगा +2 का चार्ज आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो एमजी +2, और साथ ही इसके आ जाएगा जी ऑक्सीजन का चार्ज आ जाएगा -2। यहाँ पे इसके भी आप 8 पूरे शो करेंगे, ज़ाहिर है इसने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और इसके आप शो करेंगे 2 डॉट्स, और बाकी आपने क्रॉसेस शो करने हैं। अगेन सिर्फ वैलेंस ड्रॉ कर देना काफ़ी होगा। नेक्स्ट उसके बाद है जी आगे, कंपेयर डिफ्यूजन विद डिफ्यूजन, गिव एन एग्जांपल ऑल्सो। तो ये भी आसान है, थ्योरेटिकली ये टॉपिक। डिफ्यूजन, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि इफ्यूजन में पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्मॉल होल में से, ओपनिंग में से, पोर में से अगर मूव कर रहे हों रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर की तरफ, तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन में पार्टिकल्स एक मीडियम के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, जबकि इफ्यूजन में मीडियम के थ्रू नहीं मूव कर रहे होते, एक नैरो ओपनिंग स्पेसिंग में से मूवमेंट होती है। और एक और आप पॉइंट लिख सकते थे कि जो रेट है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और इफ्यूजन में आप लिख सकते थे कि प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम्पल भी कोई एक आध कोट कर सकते थे, तो ये आसान था क्वेश्चन था। उसके साथ है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना उस एटम के लिए स्टेबिलिटी है। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, नेसेंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा जब रिएक्टिव होंगे, तो जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो इतने रिएक्टिव नहीं रहेंगे, ये इनर्टनेस की तरफ चले जाएंगे। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना ही एलिमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं उससे। तो जब स्टेबल हो जाता है एलिमेंट, तो उसके बहुत सारे हम यूज़ भी कर सकते हैं बहुत सी जगह, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, जैसे कोई और भी स्टेबल एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय NH3 at 0.474 ATM whose initial volume is 2 dm³। अच्छा जी, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ये है 2 डेसीमीटर क्यूब, और हाउ मच वॉल्यूम का मतलब है कि V2 हमने फाइंड आउट करना है, और इनिशियल वॉल्यूम 2 dm³ एट अ प्रेशर ऑफ 1 ATM। तो एट अ प्रेशर, तो P1 जो है वो 1 ATM था, और P2 जो है वो 0.474 ATM है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P2 V2 इक्वल्स टू P1 V1 ऐसे लिख देता हूँ ताकि रीअरेंज ना करना पड़े। V2 इक्वल्स टू हो जाएगा जी P1 V1 ओवर P2। तो P1 है जी 1 और V1 है जी 2, इसको डिवाइड कर देंगे 0.474 से। तो बेसिकली आपने 2 को डिवाइड करना है 0.474 से, एंड यू विल गेट द वॉल्यूम, द न्यू वॉल्यूम। तो इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ जल्दी से। 2 को डिवाइड कर दूँ अगर मैं 0.474 से, तो आई गेट 4.20 तकरीबन। तो V2 आपका हो जाएगा जी 4.20 dm³। तो ज़ाहिर है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है चूज़ द एलिमेंट हुज एटम हैज़ ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको जो ट्रेंड हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे तो इंक्रीज़, और अगर आप टॉप टू बॉटम पे जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़। तो यहीं से देख लेंगे हम
सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पहले ग्रुप में है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, तो ए में मैग्नीशियम का ग्रेटर होगा, मैग्नीशियम एज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। फिर है कार्बन एंड सिलिकॉन, तो कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन के मुकाबले में सिलिकॉन की कम होगी, सॉरी, और कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें भी में लिखेंगे कार्बन, सिर्फ बताना है, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जब उन्होंने नहीं कहा हुआ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन टॉप पे आता है और क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज़ होती है, तो इसलिए क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, नहीं सॉरी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे है, तो टॉप वाले की ज़्यादा होती है, तो इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन की उससे कम होगी क्योंकि डाउन जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल, ये भी थ्योरेटिकली है, सॉल्यूशन सस्पेंशन के वो टेबल बना हुआ था, उसमें से लिखने थे सॉल्यूशन और सस्पेंशन के 3 डिफरेंस कोई से, तो आई एम श्योर एक आप उसमें लिख सकते हैं कि एक पार्टिकल्स बड़े होते हैं, दूसरे के छोटे होते हैं, एक फ़िल्टर पेपर में से पास हो जाता है, एक नहीं होता, और टेंडल इफेक्ट शो करता है नहीं करता, वो मतलब वो जो टेबल में थी वैल्यूज़ इस चैप्टर के एंड में था वो आप लिख सकते थे। इसका चॉइस में था व्हाट इज़ मेंट बाय जिंक प्लेटिंग, राइट द रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स इन जिंक प्लेटिंग। तो जिंक प्लेटिंग में जिंक को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं किसी और मेटल के ऊपर, इसको जिंक प्लेटिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले इसमें बताना था कि कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। तो स्टील जो है वो कैथोड होता है और जिंक जो है वो ज़ाहिर है वो एनोड होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपने लिखना लाजमी था, पोटाशियम जिंक साइनाइड, ये इसके अंदर होता है। और फिर आई थिंक इसकी इक्वेशन भी लिखनी थी, राइट दी रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स जी। तो इक्वेशन जो आपने लिखनी थी वो थी पहले ये K2ZnCN4 जो है CN4, ये पहले ब्रेक होता है इंटू 2K+1 प्लस ZnCN4 -2 इसमें, और फिर ये जो ZnCN4 -2 है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Zn2 प्लस 4Cn माइनस, ये इसकी इक्वेशन थी। और फिर इक्वेशन लिखनी है, अच्छा सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की, अच्छा फिर ठीक है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की है ना तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ओनली इलेक्ट्रोड्स की है तो इसके मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपने कैथोड और एनोड की लिखनी थी, वो थी Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस 2e और Zn2 प्लस चेंजेस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस बैक इनटू Zn, ये कैथोड की है और वो दूसरी पहली वाली एनोड की है। ये इक्वेशंस काफ़ी थी, फिर वो पूरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहती है रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स ओनली। नेक्स्ट है जी उसके बाद डिस्कस द सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। तो लाइक डिजॉल्व लाइट लाइक NaCl जो है आपने बताना था ये आयनिक होता है, कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, और वाटर जो है आपने बताना था वाटर जो है वो पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ दोनों लाइकिंग रखते हैं। जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, वाटर के अंदर H जो है प्लस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता है, OH जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो आसानी से ये सॉल्युबल होता है NaCl वाटर के अंदर। लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल साथ लिख देंगे। नेक्स्ट है जी एनलिस्ट 3 यूजेस ऑफ सिल्वर, ये भी लास्ट चैप्टर में से है। तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ये इसका यूज़ है सिल्वर की जो मेलेबिलिटी है उससे उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में भी सिल्वर जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल नंबर 10 में व्हाट मास ऑफ KOH इज़ प्रेजेंट पर DM³ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोलर KOH। तो 0.25 मोलर का मतलब ये है इसकी मोलैरिटी हमें गिवन है, मोलैरिटी की वैल्यू है 0.25 m
और KOH है तो इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लेना है। मोलर मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो पोटेशियम का होता है 39 और इसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये ऐड कर दूं तो इसका मास निकल रहा है 56.10 KOH का 56.10 ग्राम्स। और उसके बाद व्हाट मास, तो हमने मास फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम जो है 1 ही है। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी का ही। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, वो था जी मास ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम। मास फाइंड करना है तो ये सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाएं, तो मास आ जाएगा जी मोलैरिटी विच इज़ 0.25, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 56.10 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट माई आंसर। तो ये आता है जी 14.02 ग्राम्स मास आ गया। उसके बाद इसके साथ है जी लिस्ट द रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने वीडियो में डिटेल से बता दिए थे, लास्ट वीडियो में नहीं थी और वहाँ से बुक में भी आपके लिखे हुए हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो रूल सिर्फ यही है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर जो ऊपर है वो डिस्प्लेस कर सकता है नीचे वाले को। यानी आपने बताना था कि फ्लोरीन जो है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। और रिएक्शन में आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन का रिएक्शन आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड के साथ 2Ki के साथ, तो 2KCl + I2 ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। और फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आप Br2 + 2Ki कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं 2KBr और प्लस I2, 2KBr + I2। तो डिस्प्लेस आयोडीन को कर दिया है दोनों सूरतों में क्लोरीन और ब्रोमीन ने। तो ये रिएक्शन के साथ होगी इसकी एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट है स्केच अ डैनियल सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये डायग्राम आई होप कि आप लोगों ने ये अटैम्प्ट नहीं किया। डायग्राम में नंबर कट जाते हैं, बुक में वैसे ये बनी हुई है और आसान है डायग्राम, लेकिन नंबर इसमें कट जाते हैं। और उसके बाद सेक्शन सी में देख लेते हैं, इधर ही नई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन सी है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर। अच्छा, इसमें पहले आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया भी था आपको एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन उसने क्या की थी और उससे कंक्लूजन उसने क्या निकाली थी। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड क्या किया था, कंक्लूजन्स भी लिखनी थी। ये सब कुछ लिखेंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें था डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम फ्यूज NaCl। इसमें आपने बताना था, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से, कि एक तो इलेक्ट्रोड्स इसमें आपने कौन से यूज़ किए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या आपने यूज़ किया है, उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड एनोड वो क्या है, कैथोड एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या है, और फिर आपने लाजमी प्रोडक्ट्स बतानी थी क्या है, और प्रोडक्ट में लाजमी बताना है कि सोडियम कहाँ से बना है यहाँ पे। ये इसकी पूरे मार्क्स के लिए 6 नंबर के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन लिस्ट एनी 5 यूजेस। फिर ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ये एक्सप्लेन करने वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। व्हाट आर एलोट्रोप्स। हाँ, यहाँ एलोट्रोप्स को पहले डिफाइन ज़रूर करना है। एलोट्रोप्स की डेफिनेशन का 1 नंबर है या 1.5 होगा। उसके बाद डिस्क्राइब 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड 2 ऑफ फास्फोरस। कार्बन की तीनों और फास्फोरस की दोनों विद देयर एटॉमिक नंबर विद देयर एटॉमिक मैसेज, पूरा लिखना है। बल्कि उसके साथ अगर आप बता दें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बल्कि वो ना भी बताएं तो फिर भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, डिटेल कैटाइन फॉर मेटल एटम कैल्शियम। अच्छा जी, कैल्शियम जो है वो कैटाइन कैसे बनाता है, तो पहले आपने ये बताना है कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और वो कैल्शियम जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो कैल्शियम के एटम से बन जाता है कैल्शियम का आयन Ca2+, और ये आपने इक्वेशन बना के बताना था कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बन जाता है, और क्यों लूज़ करता है, टू एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है A9 फॉर नॉन मेटल एटम फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये बताना था कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, F- आइन में कन्वर्ट हो जाएगा A9 में। ये एक्सप्लेनेशन सारी इसमें करनी थी। उसके बाद डेफिनेशंस ही हैं, पहले चैप्टर से है और दोनों पहले चैप्टर से हैं। आइन और रेडिकल वाली मैंने आपको बता दी थी, कंपाउंड मिक्सर वाली पहले चैप्टर में है। फिर है डिस्क्राइब 4 वेज विद एग्जांपल एंड विद परसेंटेज। अच्छा, ये वो है जो M/M है,
M/V है, उसके बाद V/V है और V/M वाली रिप्रेजेंट करने वाली कॉन्सेंट्रेशंस हैं। उसके बाद राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं, उसकी अपीयरेंस क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये आखिरी चैप्टर में सोडियम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगेन ये भी थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है। तो ये आपके केमिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन हो गया। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि उर्दू के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं हमारे, उनसे तो बहुत उन्होंने मेहरबानी की कि उन्होंने ख़ुद टाइम देने का फ़ैसला किया। ये नहीं, मुझे टॉपिक्स नहीं बताए, तो उन्होंने मुझे ख़ुद वीडियो मेरे साथ बनाने का जो है वो मुझे कहा है। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनके साथ वो उर्दू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डिस्कशन पे वीडियो जो बन ही गई है, मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा उर्दू वाले। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।